हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को एक बार वापस। ठीक है, हाँ जो भी होगा बता देंगे ना। आज से ऑफलाइन भी स्टार्ट है क्लास आप लोगों की, पता है आप लोगों को 8 से 9 या 9:15 ऑफलाइन क्लास भी आज से स्टार्ट है ना। बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास टाइम टू टाइम दी जाएगी, अपने एप्लीकेशन पे डलेगी। अभी ये 5-6 दिन है क्लास चलेगी जूम पे, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन पे लाइव चलेगी, यहाँ पे नहीं चलेगी, है ना। ठीक है ना, मतलब ये मान लो अगले मंडे से क्लास एप्लीकेशन पे चलेगी, इस पे नहीं चलेगी। ठीक है, मुझे बार बार नीचे लैपटॉप में देखना पड़ रहा है। अच्छा, कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। चलो, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपन। ठीक है, चलो चलेगा। कल की जो क्लास थी अपनी, उस क्लास के अंदर अपन ने धारा स्रोत पर बात करी थी, है ना। और साथ में मैंने समांतर क्रम में धारा विभाजन का नियम भी बताया था, यानी सीडीआर रूल बताया था। तो सबसे पहले तो अपन जो धारा स्रोत को अपन ने डिफाइन किया था, तो धारा स्रोत को जब अपन ने डिफाइन किया था तो ध्यान रखो, जो आर इन था वो आर एल के कौन से क्रम में था, समांतर क्रम में था। आर इन आर एल के समांतर क्रम में था, किसके अंदर, धारा, सॉरी, अपन ने धारा स्रोत को डिफाइन किया था उसके अंदर। ठीक है ना, तो अपन आर इन की जगह जेड इन कह सकते हैं, और आर एल की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, जेड एल यूज कर सकते हैं। तो क्या मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं इसे कि यदि किसी स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा जेड इन लोड प्रतिबाधा जेड एल के समांतर क्रम में हो, तो ऐसे स्रोत को अपन धारा स्रोत कहते हैं। क्या इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा ये कि जेड इन आंतरिक प्रतिबाधा और जेड एल लोड प्रतिबाधा, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो ऐसे स्रोत को अपन क्या कह सकते हैं, धारा स्रोत कह सकते हैं। कल की क्लास देख लेना, अगर किसी ने धारा स्रोत नहीं पढ़ा है तो कल की क्लास के अंदर अपन ने समझा दिया था। जिसकी आज फर्स्ट क्लास है वो आपसे पहले जो 3 क्लास हो चुकी है उन 3 क्लासों को देखना, तभी आगे बढ़ना। ठीक है ना, चलो तो आप लोग हेडिंग लगा लो, धारा स्रोत। ठीक है, हेडिंग लगा लो सारे के सारे, धारा स्रोत। और धारा स्रोत के अंदर लिखो, कल की क्लास के अंदर समझा दिया था ना इन चीजों को सबको, है ना। लिखो धारा स्रोत के अंदर, यदि किसी स्रोत, यदि किसी स्रोत में, यदि किसी स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा जेड इन, आंतरिक प्रतिबाधा जेड इन, इनका मतलब इंटरनल से है और जेड का मतलब किससे हो गया, प्रतिबाधा को इंडिकेट कर रहा है ये। आंतरिक प्रतिबाधा जेड इन लोड प्रतिबाधा जेड एल के, लोड प्रतिबाधा जेड एल के समांतर क्रम में हो, लोड प्रतिबाधा जेड एल के समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में हो, तो ऐसे स्रोत को, तो ऐसे स्रोत को, तो ऐसे स्रोत को धारा स्रोत कहा जाता है। तो ऐसे स्रोत को धारा स्रोत कहा जाता है, धारा स्रोत कहा जाता है।
लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना, लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखो। धारा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, धारा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, धारा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, धारा स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो आदर्श धारा स्रोत, और दूसरा लिखो आप लोग वास्तविक धारा स्रोत, वास्तविक धारा स्रोत। पहला लिखो आदर्श धारा स्रोत और दूसरा लिखना वास्तविक धारा स्रोत। मैंने ZL बोला होगा भाई, मैं कल से कह रहा हूं, अगर आप प्रतिरोध के रूप में लिखना चाहोगे तो आंतरिक प्रतिरोध Rin और लोड प्रतिरोध RL लिखोगे, और यदि आप प्रतिबाधा के रूप में लिखना चाहोगे तो आंतरिक प्रतिबाधा ZL लिखोगे और लोड प्रतिबाधा क्या लिखोगे आप, ZL लिखोगे ना। तो लोड प्रतिबाधा कर लेना ना, ठीक है, लोड प्रतिबाधा और आंतरिक प्रतिबाधा कर लेना, ठीक है। चलो चले आगे, ये दो प्रकार लिख लो, पहला आदर्श धारा स्रोत और दूसरा लिखना आप यहाँ पे वास्तविक धारा स्रोत। दूसरा क्या लिखोगे, वास्तविक धारा स्रोत, ठीक है। चलो अब फर्स्ट लगा लो आदर्श धारा स्रोत, फर्स्ट लगा लो आदर्श धारा स्रोत। अब आ जाओ, ध्यान दो ना, पहला लेंगे अपन आदर्श धारा स्रोत। चलो बताओ, जिन्होंने कल भी क्लास ली है वो लोग मुझे बताइएगा इसके लिए क्या कंडीशन। पहली कंडीशन बताओ, इसके लिए दो कंडीशन बताई थी मैंने, पहली कंडीशन क्या थी, फटाफट रिप्लाई करके बताओ। R in इक्वल टू इंफिनिटी, चलो, या Z in इक्वल टू इंफिनिटी, हाँ जी। तो पहली कंडीशन कल मैंने समझाई थी कि Z इनका मान क्या होगा, इंफिनिटी होगा। दूसरी कंडीशन, आप ZL को कितना भी परिवर्तित कर लो, निर्गम धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप ZL को चेंज करते हो ना, तो ZL को चेंज करने पर निर्गम धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार के स्रोत को क्या कहते हैं अपन, आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। इस प्रकार के स्रोत को क्या कहते हैं अपन, आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। चलो लिखो, वह धारा स्रोत, पहला आदर्श धारा स्रोत लगाना, इसके अंदर लिखना वह धारा स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा, वह धारा स्रोत जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा आंतरिक प्रतिबाधा अनंत हो, ऐसे लिखना, आंतरिक प्रतिबाधा अनंत हो, आंतरिक प्रतिबाधा अनंत हो, अर्थात ये लिखो Zin बराबर इंफिनिटी, अर्थात Zin बराबर इंफिनिटी, अर्थात Zin बराबर इंफिनिटी। सीडीआर रूल लिखवाएंगे धारा स्रोत के बाद, लिखो पहले तो आप लोग, Zin बराबर इंफिनिटी और लोड प्रतिबाधा ZL को, और लोड प्रतिबाधा ZL को, और लोड प्रतिबाधा ZL को परिवर्तित करने पर, परिवर्तित करने पर, परिवर्तित करने पर निर्गम धारा के मान में, निर्गम धारा के मान में कोई परिवर्तन ना हो,
निर्गम धारा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, निर्गम धारा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, निर्गम धारा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रकार के धारा स्रोत को, तो इस प्रकार के धारा स्रोत को आदर्श धारा स्रोत कहते हैं, आदर्श धारा स्रोत कहते हैं, आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। चलो सेकंड लगाओ, वास्तविक धारा स्रोत। सेकंड लगाना, वास्तविक धारा स्रोत। तो देखो वास्तविक धारा स्रोत के अंदर क्या होगा, सुनो, सेकंड लगाना, वास्तविक धारा स्रोत। तो वास्तविक धारा स्रोत के अंदर क्या होगा, जेड इन का मान अनंत नहीं होगा, जेड इन डज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, इसका मान अनंत नहीं होता, कोई परिमित मान होता है, कोई फाइनाइट वैल्यू होती है इसकी, जेड इन की क्या होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है। दूसरी बात, अगर आप जेड एल को चेंज करते हो, अगर आप जेड एल को चेंज करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर निर्गम धारा का मान भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। निर्गम धारा का मान भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार के धारा स्रोत को क्या कहेंगे अपन, वास्तविक धारा स्रोत कहेंगे। ठीक है, चलो 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 लिखो। दूसरा लिखना, वह धारा, वास्तविक धारा स्रोत के अंदर लिखो वह धारा स्रोत, डायग्राम की जरूरत नहीं है कोई खास, है ना। दूसरा लिखो तुम तो, वह धारा स्रोत, वह धारा स्रोत जिसके समांतर क्रम में, जिसके समांतर क्रम में, बना देंगे, चलो दोनों के डायग्राम एक साथ बना देंगे नीचे ना, जिसके समांतर क्रम में उपस्थित 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 प्रतिरोध अनंत न होकर, उपस्थित प्रतिरोध अनंत न होकर परिमित मान का हो, परिमित मान का हो, या जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा अनंत न हो, या जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा अनंत न हो, जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा अनंत न हो, आंतरिक प्रतिबाधा अनंत न हो, और लोड प्रतिबाधा ZL को, और लोड प्रतिबाधा ZL को, और लोड प्रतिबाधा ZL को परिवर्तित करने पर,
परिवर्तित करने पर निर्गम धारा के मान में परिवर्तन हो, निर्गम धारा के मान में परिवर्तन हो, निर्गम धारा के मान में परिवर्तन हो, तो ऐसे धारा स्रोत को वास्तविक धारा स्रोत कहा जाता है। ऐसे धारा स्रोत को वास्तविक धारा स्रोत कहा जाता है। चलो रहने दो। सबसे पहले अपन आदर्श धारा स्रोत का डायग्राम बना देते हैं। यहां से करंट आ रही है आई, ठीक है। हाँ जी, तो इसके लिए जेड इनका मान क्या होगा आदर्श धारा स्रोत के लिए? इंफिनिटी होगा। तो नीचे लिख देता हूं मैं, किसका डायग्राम है? आदर्श धारा स्रोत का। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जेड एल को परिवर्तित करने पर निर्गम धारा के मान में परिवर्तन नहीं होगा। निर्गम धारा के मान में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। निर्गम धारा के मान में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है रे। निर्गम धारा के मान में परिवर्तन नहीं होगा। पहले तो ये बना लो और नीचे लिख लेना आदर्श धारा स्रोत। ये लिख लो आदर्श धारा। आप लोग डायग्राम की कह रहे थे ना, फटाफट लिखो। आ गया ना समझ में? क्योंकि इसका जो बेसिक था वो कल समझाया था पूरा एग्जाम्पल लेके अपन ने ना। इसका बेसिक अपन ने कल समझाया था एग्जाम्पल लेके। आप ऐसे लिख लेना एक साइड, फिर दूसरी साइड दूसरा डायग्राम बना लेना, उसके नीचे उसकी पिरामिड। आपका जो पेज है वो काफी बड़ा है, उसके अंदर एक साइड ये डायग्राम बनाना, उसके नीचे लिख लेना आदर्श धारा स्रोत और ब्रैकेट के अंदर लिख लेना, फिर इधर डायग्राम बनाना, उसके नीचे अगला लिख लेना, ठीक है। ये क्लियर? ये मान लो आप इस विद्युत स्रोत वाला टॉपिक है जिसके अंदर वोल्टा स्रोत और धारा स्रोत, ये मुश्किल से कई जगह 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करा दिया जाता है टोटली पूरा, जिसमें वोल्टा स्रोत भी उसके दोनों प्रकार भी, धारा स्रोत भी उसके दोनों प्रकार। अपने आज चौथा दिन चल रहा है इसका, ठीक है ना। लगभग 2 घंटे की क्लास पिछली, पहली क्लास आधे घंटे की, 2.5 घंटे और आधा घंटा ये खींच जाएगा, लगभग 3 घंटे खींच जाएगा, ठीक है। चलो, चाहते तो अपन डायरेक्ट ये सब कुछ लिखवा के भी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन अब आपके दिमाग में ये फिट बैठ गया होगा एक प्रकार से कि ये क्या चीज है, ठीक है। चले आगे। रिप्लाई नहीं करते तुम लोग यार। दूसरा भी ले लो। जेड इन डज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी।
तो यहाँ लिखेंगे अपन ZL को परिवर्तित करने पर निर्गम धारा के मान में परिवर्तन होगा। निर्गम धारा के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, ये लिख लो, निर्गम धारा के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये लैपटॉप गया नीचे होने के कारण बार बार नीचे देखना पड़ता है। निर्गम धारा के मान में परिवर्तन होगा, और नीचे लिख लेना इसके वास्तविक धारा, वास्तविक धारा। इसके बाद में, इसके जस्ट बाद में जो टॉपिक आने वाला है ना, वो जबरदस्त है। ये मान लो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद जो जस्ट आने वाला है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत काम में आने वाला है, बहुत अच्छा बेसिक है। चलो उतार लिया, उतार लो इसे, और अब मुझे बताओ, बढ़िया चल रहा है सब कुछ अब तक? मैसेज किया करो यार, रिप्लाई तो किया करो। किसी को कोई दिक्कत, डाउट वाउट कुछ भी हो माइंड के अंदर, पूछा करो ना। ठीक है ना, समझ में आनी चाहिए बस चीजें। चले, क्लियर है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी हार्ड है, मैं पहले बोल देता हूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ी हार्ड है। अब आप कहोगे, कई तो इसमें बोलेंगे डरा क्यों रहे हो पहले। अरे डराने की बात नहीं है, जो पेपर है ना वो है। ठीक है, अभी मैं इसे कह के रखूंगा बड़ी हार्ड है, तो तुम लोग बहुत अच्छे से समझने की इसे कोशिश करोगे। और मैं ऐसे कह दूंगा बहुत इजी है, अरे इजी है छोड़ यार, हम ही पढ़ लेंगे, कई टेस्ट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये ऐसा पेपर है, इसके अंदर जीरो भी बहुतों के आते हैं। ठीक है, और अब से पहले इसके अंदर 34 नंबर का पेपर होता है, 34 में 34 भी काफी सारे स्टूडेंट हो गए, कई बार आ चुके हैं पूरे नंबर भी इस पेपर के अंदर। ठीक है, चलो चलो। चले आगे, इसने लिखा है वोल्ट। एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन आता है इसका, और बड़ा सिंपल आता है। ऐसे पूछेगा, वोल्टता स्रोत और धारा स्रोत को परिभाषित कीजिए, या फिर पूछेगा आदर्श वोल्टता स्रोत और वास्तविक वोल्टता स्रोत को समझाओ, या उनमें अंतर स्पष्ट करो, या धारा स्रोत से संबंधित पूछ सकता है। ठीक है ना, डेफिनेशन। चलो चले आगे। हाँ जी, एक पूछ रहा है आपकी शादी हो गई क्या? अरे अभी नहीं हुई है ना, बता देंगे जब तुम होगी, है ना। चलो, अब मैं एक नोट पॉइंट लगा के, हाँ हाँ सब रिवीजन क्लास लास्ट के 2 दिन की भी डाल देंगे, ठीक है ना। अब मैं एक नोट पॉइंट लगवा के आप लोगों को सीडीआर रूल लिखवा देता हूँ, ताकि आप बाद में भी इसका क्या कर सको, यूज कर सको। ठीक है, तो चलो, अब आप लोगों को एक 3 नोट पॉइंट लगेंगे अब ना। अब 3 नोट पॉइंट लगेंगे। पहला नोट पॉइंट लगेगा सीडीआर रूल का, ये आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। दूसरा नोट पॉइंट लगेगा आपका कुंडली का धारा के साथ प्रभाव, और तीसरा लगेगा संधारित्र का धारा के साथ प्रभाव। ये 3 चीजें है ना, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है, ये मान के चलो। बहुत ज्यादा काम में आती है ये 3 चीजें। ठीक है ना, कौन कौन सी? पहली चीज काम में आने वाली है आप लोगों की सीडीआर रूल, समांतर क्रम में धारा विभाजन का नियम। ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भरमार कई बार काम में आने वाला है। दूसरा, अपने पास में यहाँ पर कुंडली का धारा के साथ जो प्रभाव है वो देखना है। और तीसरा हमें देखना है संधारित्र का धारा के साथ प्रभाव। ये 3 बातें इसके अंदर बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो अपन अब पहला नोट लगाओ अब तो ना, नोट के अंदर ही लिखवाएंगे सारी चीजें। चलो, सबसे पहले अपन आप लोग लगा लो बढ़िया बढ़िया राइटिंग के अंदर नोट। हाँ जी, पहला जो नोट पॉइंट है, 3 नोट पॉइंट में बात करेंगे अपन।
समांतर क्रम में धारा विभाजन का नियम, धारा विभाजन का, या फिर ऐसे लिखो, इसके पीछे CDR रूल लिखना आपको सीधा, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, CDR समझ जाओगे आप शॉर्ट फॉर्म से। चलो, तो CDR अपन कैसे यूज कर रहे थे, कल बताया था मैंने। अभी अपन दो के लिए ही बात करेंगे। ये एक करंट सोर्स है, ये मान लो पहला प्रतिरोध है R1 और ये है दूसरा प्रतिरोध है R2। देखो, जिनकी पहली क्लास है वो पिछली क्लास देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा ना। चलो, यहां से करंट आ रही है I, ये जंक्शन हो गया, मान लीजिए इसमें करंट जा रही है I1 और इधर करंट जा रही है I2। तो चलो, अगर अपन को R1 में जो प्रवाहित धारा है, अगर हमें R1 के अंदर जो प्रवाहित धारा है I1 वो ज्ञात करनी है, तो वो I1 कैसे ज्ञात करेंगे? I1 इक्वल टू, बताओ फटाफट फटाफट बताओ, कल समझाया था मैंने ये। I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, फटाफट बताओ। सबसे पहले क्या लिखूं मैं, कल बताया था मैंने, I लिखना है। चलो, I लिखना है। I कौन सी करंट है, जो करंट सीधे सोर्स से आ रही है वो करंट कौन सी हो गई, I। फिर क्या करना है, गुणा लगाना है। ठीक है, I1 करंट किस में जा रही है, R1 में। I1 करंट किस में जा रही है, R1 में। तो R1 का समांतर क्रम में जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, R2। तो इसके समांतर क्रम में जो कंपोनेंट है वो लिखोगे R2, और डिवाइड के अंदर इन दोनों का क्या करते हैं अपन, योग करते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं अपन, योग करते हैं। ठीक है ना, देख लो, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। यहां से आई करंट आ रही है सोर्स से, करंट आके यहाँ पे दो भागों में टूट गई, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम में है। R1 में I1 करंट जा रही है, R2 में I2 करंट जा रही है। अगर अपन को I1 करंट ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करते हैं, सोर्स से आने वाली करंट गुणा R1 के साथ जो समांतर क्रम में है उसको लिखोगे, और डिवाइड के अंदर दोनों का क्या कर दोगे, योग कर दोगे। तो ये हो गई हमारे पास में कौन सी करंट, I1 करंट हो गई। I2 कैसे ज्ञात करेंगे, I2 ज्ञात करेंगे I गुणा, अब की बार I2 करंट किस में जा रही है, R2 के अंदर। तो R2 के साथ समांतर क्रम के अंदर कौन है, R1 है। तो आप R1 लिख दो और डिवाइड के अंदर क्या कर दो, R1 प्लस R2 कर दो। ये हो गया आपके पास में। फटाफट उतार दो, फटाफट ऐसे कैसे लिख लो, CDR रूल, ये कल समझा दिया था अपन ने ना। ये समांतर क्रम में धारा विभाजन का नियम भी कह सकते हो। कैसे, ये दोनों समांतर क्रम में है, धारा यहाँ पे विभाजित हो रही है, तो समांतर क्रम में धारा विभाजन का नियम भी कह सकते हो। मैंने गलत नहीं किया, कटवाया, वो तो मैंने शॉर्ट के लिए कर दिया था। ठीक है, चलो रे चलो चलो। अब जो दो नोट पॉइंट चलने वाले हैं ना, ये बड़े जबरदस्त आएंगे। ये मान लो, अब जो दो नोट पॉइंट चलेंगे ये बड़े जबरदस्त होंगे। उतार लीजिएगा इसे, डायग्राम बना लो, ये बना लो। ठीक है, हो जाए तो बता देना। गया, आगे चले। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लास भी कल से स्टार्ट हो रही है ना। तो जो भी कोई है तुम्हारा छोटा भाई बहन या तुम्हारा जानकार या फिर रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी या कोई मिलने वाला, बोल देना ना। हो गया, दिख तो रहा है ना तुम्हें, एक बार रिप्लाई करो। अरे साफ तो दिख रहा है ना। चलो,
ठीक है। और आज से तुम लोगों की भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट 8 बजे से ना। चलो अब ध्यान दो ना, अगले नोट पॉइंट अपन समझते हैं। आज की क्लास के अंदर अपन अगले जो 2 नोट पॉइंट होंगे वो समझेंगे, उससे अगली क्लास के अंदर अपन इसे लिखवा देंगे। तो अब आप लोग सीधा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बड़ी काम की चीजें हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, सुनो, ढंग से समझना ना, बड़े काम के नोट पॉइंट हैं, बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। ये मान लीजिए कुंडली है, ये क्या है, कुंडली है, ठीक है। हाँ लिख देता हूं इधर कुंडली। ये L क्या है, इसका स्वप्रेरण गुणांक है। L क्या है, इसका स्वप्रेरण गुणांक है, ठीक। अब कोई मुझे बताएगा कि जो कुंडली है उस कुंडली का प्रतिघात कितना होता है, उस कुंडली का प्रतिघात कितना होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 12वीं क्लास के अंदर, XL इक्वल टू L ओमेगा, XL इक्वल टू L ओमेगा। ये क्या है, कुंडली का प्रतिघात है, ठीक है ना। ये तो 12वीं क्लास का फॉर्मूला है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, XL इक्वल टू L ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई f। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई f। तो ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, कुंडली के प्रतिघात का। ये फॉर्मूला है किसका, कुंडली के प्रतिघात का। ढंग से सुनना, जो चीज मैं बताने वाला हूं, जो कंसेप्ट में समझाने वाला हूं, वो समझना है हमें, ठीक है ना। ढंग से समझना, बड़े काम की चीज है ना। तो कुंडली का प्रतिघात कितना है, XL इक्वल टू L और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 पाई f, या L ओमेगा या फिर क्या है L 2 पाई f है। ऐसा अपने पास फर्स्ट ईयर में भी काम आया था मैकेनिक्स के अंदर ना, वेव ऑसिलेशन के अंदर, ठीक है। अब सुनो, आगे ढंग से समझना, इसके आगे ना ढंग से सुनना सारी बातें ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन, ढंग से ध्यान देना बोर्ड पे ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन AC के लिए। AC का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव करंट हो गया, यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है। ये बात तो छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं अपन कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। और अपन जो डिस्क धारा है उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ट्ज होती है, ठीक है। अब आ जाओ, होती है। अब सुनना ढंग से, एसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ढंग से समझना ना बात को, बड़ी काम की चीज है। अतः एक्स एल बराबर L 2 पाई f का मान कितना रखूंगा मैं, 50। ये कितना हो जाएगा, XL इक्वल टू 50 का 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 पाई। तो ये हो जाएगा 100 पाई L हो गया। अब मेरी बात सुनो, पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है। और फिर L का जो भी मान होगा उसके स्वप्रेरण गुणांक का कुंडली का, उस मान को रखेंगे तो 100 को किसी 3.14 से गुणा करेंगे और फिर L के मान से गुणा करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी यानी अधिक मान। ये वाला मान कैसा है, अधिक मान है। अधिक मान का मतलब क्या है, सुनना यहां पे,
अधिक मान का मतलब है अवरोध अधिक है। ये क्या है? प्रतिघात है। प्रतिघात भी तो एक प्रकार का अवरोध है। अगर प्रतिघात ज्यादा है तो इसका मतलब अवरोध क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया? अवरोध ज्यादा है, अर्थात अवरोध ज्यादा। अवरोध क्या है? ज्यादा है। अवरोध ज्यादा है। सुनना सारे के सारे, बड़ी काम की चीजें है ना। अवरोध क्या है? ज्यादा है। अब मेरी बात सुनना। दूसरी बात करते हैं अपन। एक बार पहले मैं बता देता हूं, फिर मैं पूरा समझाता हूं ना। दूसरा देखो, दूसरा सुनना। डीसी के लिए, डीसी के लिए एफ बराबर 0 होता है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। अतः XL बराबर क्या होता है? L2πf। अगर आप f का मान 0 रख दोगे तो XL बराबर कितना आएगा? 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। अगर XL 0 आ गया, मेरी बात सुनना, XL 0 आ गया तो इसका मतलब हो गया शून्य मान, अर्थात अवरोध नगण्य, या फिर आप कह सकते हो शून्य मान अर्थात अवरोध कम, या अवरोध शून्य कह सकते। अवरोध क्या है? शून्य है, ठीक है ना। अवरोध कितना है? शून्य है। अब मेरी बात सुनो, आ जाओ सारे के साथ में, ढंग से समझना, बड़ी काम की चीज है। एसी की बात करूं मैं तो एसी के लिए अवरोध क्या आया? कुंडली का प्रतिघात क्या आया? ज्यादा आया। डीसी की बात करूं मैं तो डीसी के लिए कुंडली का प्रतिघात क्या आया? कम आया। तो इससे क्या मतलब है? ढंग से सुनना। इससे क्या मतलब है? इससे सीधा सा मतलब ये है, ढंग से सुनना, इससे सीधा सा मतलब ये है कि ये कुंडली है एक, ठीक है, और इस कुंडली के अंदर यदि अपन एसी प्लस डीसी प्रवाहित करें, इस कुंडली के अंदर यदि अपन एसी और डीसी प्रवाहित करें, तो मेरी बात ढंग से सुनना, अवरोध किसका ज्यादा है? अवरोध ज्यादा है एसी के लिए, और डीसी के लिए अवरोध क्या है? कम। अब जिसके लिए अवरोध कम है वो चीज तो क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, और जिसके लिए अवरोध ज्यादा है वो चीज क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। मेरी बात सुनना, जिसके लिए अवरोध कम है वो चीज तो क्या होगी? जाएगी। जिसके लिए अवरोध ज्यादा है वो चीज क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अब मेरी बात सुनो, ये डीसी के लिए कितना अवरोध उत्पन्न कर रहा है? 0 अवरोध। डीसी के लिए 0 अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुंडली डीसी को तो क्या करेगी? जाने देगी। कुंडली डीसी को तो क्या करेगी? जाने देगी। अब एसी के लिए अवरोध क्या है? ज्यादा है, तो एसी के लिए अवरोध ज्यादा है तो कुंडली क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा एसी क्या करेगी? रोकेगी। अभी फिलहाल आपको यह समझना है कि यदि किसी कुंडली में अपन एसी और डीसी प्रवाहित करें तो कुंडली क्या करती है? डीसी जाने देती है और एसी को क्या करती है? रोकती है। कुंडली डीसी जाने देती है और एसी को क्या करती है? रोक लेती है। क्या ये बात समझ में आई? फटाफट रिप्लाई करके बताओ। क्या ये बात समझ में आई? फटाफट रिप्लाई करके बताओ। कुंडली का काम क्या है? कुंडली का काम है डीसी को जाने देना और एसी को रोकना, ठीक है। ये बड़ी काम की चीज है, बड़ी मस्त चीज है। ये मान लो ये समझ में आ गई तो फिल्टर बड़ा आसान हो जाएगा। फिल्टर पूरा इसी पे टिका हुआ है। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर स्टूडेंट डरते हैं किससे? फिल्टर वाले टॉपिक से। किससे डरते हैं? फिल्टर वाले टॉपिक से, ठीक है ना। और क्यों डरते हैं उसके पीछे रीजन है कि बेसिक नहीं पता किसका काम क्या है। इसकी पूरी जानकारी नहीं होती ना, तब जाके क्या होता है? स्टूडेंट परेशान होता है टॉपिक को लेके, ठीक है। चलो, तो कुंडली का काम क्या है हमारा? डीसी को जाने देना, एसी को रोकना।
तो अपन क्या कह सकते हैं, कुंडली ज्यादा से ज्यादा एसी क्या करती है, रोकती है, और डीसी क्या करती है, जाने देती है, क्योंकि डीसी के लिए अवरोध ही उत्पन्न नहीं कर रही है। कैसे पता चला, डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी 0 होती है, कुंडली के प्रतिघात का फॉर्मूला ये, एफ का मान 0 किया तो शून्य मान यानी अवरोध 0, यानी कुंडली डीसी जाने देगी और एसी को क्या करेगी, रोकेगी, क्योंकि एसी के मान लिए ये मान क्या आया है हमारे पास में, ज्यादा आया है। एसी के लिए ये मान क्या आया है हमारे पास में, ज्यादा आया है। ठीक है, आगे समझ में, फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट मस्त तरीके से रिप्लाई करो, ये समझ में आया नहीं आया, मजा आया नहीं आया। आ गया, आ गया तो अब एक काम करो, आ गया तो एक काम करो ना, कर सकते हैं काम, नोट पॉइंट लगाओ, नोट पॉइंट लगाओ, सेकंड, और लिखो, उतारो इसे ऐसे कैसे, सेकंड नोट पॉइंट के अंदर इसे ऐसे कैसे उतार लो, कुंडली बनाओ, एल लिख देना, स्वप्रेरण गुणांक, यहां एल स्वप्रेरण गुणांक, और ओमेगा 2 पाई एफ कोणीय आवर्त। ठीक है, लिखो, हाँ कॉपी तो करना ही है। ऐसे कैसे उतारो, पहले ही उतारो, ये जो 3 नोट पॉइंट है ना, सीडीआर रूल, एक कुंडली का, एक संधारित्र का भी चलेगा ऐसे ही है ना, ये तीनों बड़े काम के हैं। ये देखो, ये जो फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है एसी के लिए, इंडिया के लिए लिखी हुई है ना, अदर कंट्रीज में इसका मान, यूएसए जैसी कंट्री में इसका मान 60 हर्ट्ज होता है, ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूजन मत होना ना। ये उतारो, स्लाइड ऊपर करो, लिखो, फीस तो वही है 1500 रुपए, क्या बताऊं, हर साल जो रहती है वही फीस रहती है। ठीक है, अभी आपको क्लियरिटी तो बहुत ज्यादा आने वाली है जब मेन कैमरा यूज हो जाएगा ना, जब क्लियरिटी तो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी क्या है कि मेन ये तो मोबाइल से ही चल रही है क्लास, जब प्रॉपर लाइटिंग इस रूम में हो जाएगी और मेन कैमरा चलेगा ना, जो खरीदा है इसके पर्पज का, इसके बाद देखना जैसी क्लियरिटी आती है ना ऑनलाइन क्लासों के अंदर। पिछली साल वाली बात अलग थी भाई, पिछली साल सेकेंड ईयर वालों से पूछना उनकी क्या फीस थी, ठीक है ना, सेकेंड ईयर का सिलेबस सबसे अलग है ना, पिछली साल वाली बात अलग है। ठीक है, चलो ये उतारो अभी, फटाफट उतारो, नहीं नहीं नेट ज्यादा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता नेट का ना, ठीक है ना। ठीक है,
चलो रे। और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों को बोलना तुम्हारे जानकार हो तो ना, सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले तो अपने आप आ जाएंगे घूम फिर के, सो सा के नींदों में आके उठ के अपने आप आ जाएंगे तो ना। चलो यहां तक लिख लिया तो मैं लाइन लिखवाऊंगा अब इसके नीचे ना। इतने सारे मैसेज मैसेज आ रहे हैं, कईयों को मैसेज ही रह जाते हैं पढ़ने से। ओहो, YouTube चैनल सब्सक्राइब करने पे डिस्काउंट दोगे क्या? अब वो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज टाइम टू टाइम आती रहेगी YouTube पे। कोई न्यूमेरिकल हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, वो आती रहेगी है ना। अब तुम अगर सब्सक्राइब रखोगे तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, ये वाले शुरू की 6 क्लास तो यूट्यूब पे डलेगी है ना। चलो अब मैं लाइन लिखवाता हूँ, आप लोगों ने ये उतार लिया हो तो अभी और भी है शायद ना। अरे हाँ, और भी है अभी तो, ये भी लिखो। इधर लिख लेना, एक चीज सुनो, इधर लिख लेना आईपी, बताता हूँ इसका मतलब क्या है। और इधर लिख लेना ओपी। जानते होंगे आईपी ओपी का मतलब, जानते हो क्या? इनपुट और आउटपुट है ना। इनपुट और आउटपुट होता है। आईपी का मतलब इनपुट से है, ओपी का मतलब आउटपुट से है ना। भाई इनपुट पे अपन ने करंट दी है एसी प्लस डीसी, तो आउटपुट पे अपन को ये मिली है। ठीक है, लिखाऊं लाइन? ये बना लिया तो इसके नीचे लाइन लिखवा देता हूं। जल्दी लिखो, एक लाइन है, फटाफट लिखते हैं अपन। लिखो, लिखो। ठीक है, लिखना। यदि किसी कुंडली के, यदि किसी कुंडली के, यदि किसी कुंडली के निवेश में, यदि किसी कुंडली के, कोई मैसेज ऊपर नीचे हो गया होगा, ये लगातार मैसेज कर रहे हैं ना। देखता हूं किसी का मैसेज। वापस लिख दो अगर किसी को कुछ पूछना है क्वेश्चन, क्योंकि ये लगातार मैसेज करते रहते हैं तो ऊपर रह गया। हाँ जी, पहले तो लिखो, मैं इसके नीचे लिखवा रहा हूँ, किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना ना। यदि किसी कुंडली के निवेश में एसी व डीसी, एसी व डीसी प्रवाहित की जाए, यदि किसी कुंडली के निवेश में एसी व डीसी प्रवाहित की जाए, तो कुंडली, तो कुंडली तो कुंडली एसी को, एसी को एसी को रोक लेती है, अधिक से अधिक रोक लेती है, ऐसे लिखना, एसी को अधिक से अधिक रोक लेती है और डीसी को जाने देती है। एसी को अधिक से अधिक रोक लेती है और डीसी को जाने देती है। और डीसी को जाने देती है। एसी को अधिक से अधिक रोक लेती है और डीसी को जाने देती है। अब ये जो वर्ड आया है ना, अधिक से अधिक रोक लेती है, इसका मतलब क्या है? देखो, ढंग से सुनना, ढंग से समझना इस बात को ना। ये प्रतिघात है, इसका मान क्या है? ज्यादा। ज्यादा है तो इसका मतलब अवरोध ज्यादा है, अवरोध ज्यादा है इसका मतलब रुकावट ज्यादा है। पर इसका मान अनंत तो नहीं है ना। अरे भाई, इसका मान अनंत तो नहीं है ना।
अगर इसका मान इंफिनिटी होता तो मैं कह देता क्या नाम से कि ये पूरी क्या कर लेगी, एसी रोक लेगी। इसका मान ज्यादा है तो रुकावट ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा एसी क्या करेगी, रुकेगी, और पूरी नहीं रुकेगी। पूरी क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि इसका मान इंफिनिटी नहीं है। अगर इसका मान अनंत होता तो अवरोध अनंत होता, और अवरोध अनंत होता तो ये पूरी की पूरी एसी को क्या कर लेता, रोक लेता। लेकिन इसका मान इंफिनिटी नहीं है, इसका मान ज्यादा है। ज्यादा मान का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा ये हो गया, ज्यादा मान का मतलब कि ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा एसी रोकेगा पर पूरी नहीं रोकेगा। और डीसी के लिए अवरोध कितना है, 0, तो अवरोध 0 है तो डीसी को तो क्या करेगा, पूरी जाने देगा। तो ये बात समझ में आई। अब वो तो कैपेसिटर रोकेगा या नहीं रोकेगा वो तो कल बताऊंगा मैं कि कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर किसको रोकेगा किसको नहीं रोकेगा, वो तो अपन कल बात करेंगे ना, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों के कि इसका मैंने जो लाइन लिखवाई है कि ये एसी ज्यादा से ज्यादा रोकेगा, इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया, फटाफट रिप्लाई करो। इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया, फटाफट रिप्लाई करो। चलो ठीक है, हाँ जी। तो अब कार्यक्रम को यही रोकते हैं अपन, कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं आज की। इसके आगे करेंगे अपन कल, ठीक है। कल अपन संधारित्र पे बात करेंगे। किसी ने क्वेश्चन और पूछा था, मैंने देखा था कि सबके लिए एफ का मान अलग अलग क्यों होता है, मतलब कि अलग अलग कंट्रीज में एफ का मान अलग अलग क्यों होता है, उस पर भी अपन कल की क्लास के अंदर आते क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसमें टाइम लगेगा बताने के अंदर कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। कल अपन बात करेंगे किसके ऊपर, संधारित्र के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए